हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। भाई आपको तो पता ही है ना कि हम PT 365 जो कि इकोनॉमी की लेटेस्ट आई हुई है उसको कवर कर रहे थे। 2 पार्ट्स हमने कर रखे हैं भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। आज हमारा है पार्ट 3। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज का मुद्दा जो हमारा सबसे पहला है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वही, तो आज हमें देखना है मॉनेटरी पॉलिसी को। और मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है इन्फ्लेशन इन इंडिया। अच्छा जी, ये बात अगर हम करें तो इंडिया में हर कोई पर्सन अभी आजकल क्या बात कर रहा है कि भाई बहुत महंगाई बढ़ गई है, तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, इवन बिस्किट जो हम खाते हैं वो तक महंगे हो गए हैं। हर चीज़ पर आपको महंगाई नज़र आ रही है। गैस सिलेंडर की ही बात कर लो, कितना महंगा हो गया है ना। 1000 रुपये में तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है आजकल, राइट। तो क्या है, इतनी महंगाई हो गई है। तो जब इतनी महंगाई हो गई है तो ये तो ज़रूरी हो जाता है कि इस पर हम थोड़ी सी वार्तालाप करें। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे ये महंगाई आखिर क्यों हो रही है और ये है क्या। चलो, तो फिर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो महंगाई को ही इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, चलो इसका अगर हम डेफिनेशन समझें, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन्फ्लेशन क्या है तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि इन्फ्लेशन जो है महंगाई है, नहीं, वो थोड़ा ना बोल सकते हम। तो अच्छा, हम कैसे समझाएंगे? तो इन्फ्लेशन क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, जहाँ पर क्या बोला गया है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो प्राइस है उसमें जनरल राइज देखने को मिले। अगर क्या है, जनरल राइज मिल रहा है देखने को किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस पर, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर आपकी जो भी इकोनॉमी है उसमें अगर सिर्फ साबुन का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, ठीक है, साबुन का प्राइस बढ़ जाए और बाकी सबका जो प्राइस है और सब कमोडिटीज जैसे कि आपका जो है ऑयल है, आपका जो पेट्रोल है, आपका जो CNG है, LPG है, ज्वेलरीज है, गोल्ड है, हर किसी का प्राइस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा होता है। लेकिन एकदम से साबुन महंगा हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारी इंडिया में क्या है, हमारी इंडिया में महंगाई आ गई है। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तब कि महंगाई इंडिया में है। कब बोलेंगे? जब जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, चाहे आपकी जैसे कि आपका इंटरनेट है वो महंगा हो गया, आपका जो केबल का रिचार्ज है वो महंगा हो गया है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका किराया जो है वो बढ़ गया है, पेट्रोल वो महंगा हो गया, डीजल वो महंगा हो गया है, गोल्ड महंगा हो गया है, सिल्वर महंगा हो गया है, वेजिटेबल्स महंगी हो गई। मतलब हर चीज़ जो है वो जनरली जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो सब महंगा हो जाए, तब हम बोलते हैं कि भाई क्या हो गया है, महंगाई आ गई है। मतलब क्या कि जनरल राइज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, सर्विसेज के प्राइस में, ठीक है। समझ में आया इन्फ्लेशन क्या होता है? अच्छा जी, अब जो इन्फ्लेशन है इसके कुछ इंडेक्सेस हैं जो इंडिया में बने हुए हैं। तो इन इंडेक्सेस को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा मैम, बताओ तो ज़रा, इन इंडेक्सेस को क्यों पढ़ना है? तो ये इंडेक्सेस भाई इसलिए पढ़ने ज़रूरी हैं। पहली बात तो जनरल यही है कि हमें महंगाई के बारे में हर कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी जो हमारी मतलब की बात है वो ये है भाई कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूरी बन जाता है, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। और हमें ज़रूरत है भाई, जो अगर एक भी क्वेश्चन है वो छूटे ना, हमें अगर आता है तो हम उसको अटैम्प्ट ज़रूर करें, है ना। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्यों हम छोड़ेंगे एक क्वेश्चन? भाई पढ़ नहीं लेंगे उससे अच्छा, तो फिर इसीलिए हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो इंडेक्सेस हैं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है, तो इंडेक्सेस को पढ़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इतना सारा पढ़ चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ लिया है, इतनी बार उसको रिवाइज कर लिया है, तो इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ सकते हैं हम, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। क्या बोला क्या है? पहला जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो क्या है? WPI। हाँ, नाम तो सुना सुना लग रहा है। जब हम द हिंदू पढ़ते हैं तब भी WPI CPI नाम तो आते ही आते हैं, है ना। तो जो आप वो नाम सुनते हो ना वही है, वही है। चलो देखते हैं आज, ठीक है। अब तक तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, आज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि ये WPI क्या है, CPI क्या है, ठीक है। ये जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये हो सकता है कि आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन आज सुन लिया है तो इसके बारे में भी पता कर ही लेंगे, है ना। चलो, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन सगे संबंधी भाई हैं वो कौन कौन से हैं? WPI और CPI। पहले जो है WPI भाई साहब के बारे में समझ लेते हैं। ये WPI भाई साहब कौन से भाई साहब हैं, इनको समझते हैं। चलो,
ये क्या है, WPI जो है वो किस चीज़ पर बेस होता है कि जो टोटल होलसेल ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है इकोनॉमी में होलसेल जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कितने बिक रहे हैं, उसका जो भी आपका शेयर रहता है, उसके जो भी प्राइसेस रहते हैं वो आते हैं WPI में। समझ में आया? जैसे अब मैम होलसेल तो पहले बताओ, होलसेल ही समझ नहीं आ रहा है, होलसेल पे चीज़ें बिक रही हैं, खरीद रहे हैं, वो तो बाद में बात करेंगे, होलसेल क्या है ये तो बताओ। तो देखो समझो, ये क्या है, ये हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, ओके। अब ये फैक्ट्री में बहुत सारा सामान बना है, किस चीज़ की फैक्ट्री माने, चलो हमने मान ली वॉचेस की फैक्ट्री है, ठीक है, वॉचेस, ठीक है। अब ये वॉच जो है ये बन रही है इस फैक्ट्री में, तो क्या एक वॉच बनेगी? नहीं। क्या आप कभी फैक्ट्री में जाकर एक वॉच खरीदते हो? नहीं। तो वॉचेस जो हैं इन्होंने तो बना दी, इन्होंने बहुत सारी वॉचेस बना दी, इन्होंने समझ लो 1 करोड़ जो है वॉच बना दी, ठीक है। लेकिन 1 करोड़ लोग जाकर इस इंडस्ट्री से वॉच नहीं खरीदते। वॉच हम कहाँ से खरीदते हैं? किसी शोरूम में जाकर खरीदते हैं या किसी शॉप पर जाकर खरीदते हैं, है ना। तो अब ये जो वॉचेस हैं 1 करोड़, अब हो सकता है कि इनमें से समझ सपोज करो 1 लाख, 1 लाख जो है वॉच, 1 लाख वॉच जो है वो कॉस्ट किसने खरीदनी? एक होलसेलर ने खरीदनी, 1 लाख दूसरे ने खरीद ली, 1 लाख तीसरे ने खरीद ली, ऐसे करके बहुत सारी इसकी वॉचेस जो हैं बल्क में बिक गई, ठीक है। क्या हुआ? बल्क में बहुत सारी वॉचेस बिक गई हैं। अच्छा जी, तो ये जो वॉचेस बल्क में बिकी हैं, 1 लाख जो वॉचेस बिकी हैं, अब ये 1 लाख जिसने खरीदी है डायरेक्ट किससे खरीदी है? इंडस्ट्री से, है ना, ये इंडस्ट्री थी, इससे खरीदी 1 लाख वॉचेस। तो ये जो पर्सन है ना इसको हम बोलते हैं होलसेलर, और इसने क्या किया? होलसेल पे खरीद ली है। अब ये क्या करेगा? रिटेलर को देगा कि भाई रिटेलर ने कहा कि 1,000 हमको वॉच दे दो, ठीक है, 1,000 हमारे यहाँ पर जो है ग्राहक आएंगे, हम उनको दे देंगे, उनको बेचेंगे। तो अभी क्या हुआ? अभी समझ में आया? ये क्या है? आपकी है ये फैक्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जिसको हम बोल सकते हैं, ये है होलसेलर, ये है रिटेलर और ये है कंज्यूमर, ठीक है। फैक्ट्री में बहुत सारा सामान बना, वो सामान थोड़ा ज़्यादा बल्क में ले लिया किसने? होलसेलर ने रिटेलर को थोड़ा और उससे कम क्वांटिटी में बेच दिया, और रिटेलर ने 1 या 2 पीसेस करके कंज्यूमर को बेच दी। तो ये जो फैक्ट्री से सामान कंज्यूमर तक गया, यहाँ पर कौन बीच में है? होलसेलर, ठीक है। तो समझ में आया? तो होलसेल प्राइस क्या है? जो होलसेलर ने कितना प्राइस जो है, कितनी प्राइस पे किया है किसी भी कमोडिटी को लेने के लिए। तो होलसेल गुड्स हैं, उनकी जब प्राइसेस बढ़ते हैं उसको बोलते हैं होलसेल पर क्या हो गया है? आपका इन्फ्लेशन आ गया है। तो होलसेल जो गुड्स मिल रहे हैं उस पर कितनी महंगाई आ गई है, इसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है भाई WPI, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। अच्छा, बात यह है कि WPI का तो समझ में आया, लेकिन ये WPI में इतनी मेहनत कर कौन रहा है? कौन भाई इसको रिलीज़ करता है, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई कोई इतनी मेहनत कर रहा है, सालों साल क्या कर रहा है? सारी डेटा को कलेक्ट कर रहा है, हर जगह सर्वे कर रहा है, हर जगह से जाकर डेटा लाकर उसको फिर एनालाइज कर रहा है, बहुत सारे टेबल्स बना रहा है, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स बना रहा है, फिर जाकर कोई रिपोर्ट दे रहा है। तो इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो हम उसका नाम भी याद नहीं रख सकते क्या? ऑब्वियसली रख सकते हैं, है ना। तो भाई कौन है जो WPI को रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंडर आपका डिपार्टमेंट आता है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके अंडर आते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये रिलीज़ करते हैं WPI को। समझ में आया कौन रिलीज़ करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसके अंडर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये डिपार्टमेंट किसका है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैम WPI तो समझ में आ गया, लेकिन हम तो एक टर्म और भी सुनते हैं। अच्छा जी, क्या सुनते हो? हम सुनते हैं CPI के बारे में। तो ये CPI कौन है, ये भी तो बता दो। चलो जान लेते हैं अब CPI के बारे में। तो CPI क्या है? CPI को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये किस पर बेसिस है? तो रिटेल लेवल पर आपका जो महंगाई हो रही है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? ये थे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये थे होलसेलर, ये कौन थे? रिटेलर। तो इस लेवल पर जो महंगाई हो रही है ना, वो थी CPI। अच्छा, इस लेवल पर क्या होता है? WPI। समझ में आया CPI क्या है? अब समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, अब जो CPI है, जो रिटेल लेवल पर हम मापते हैं, तो CPI में
ये भी तो देखो, सीपीआई कौन रिलीज़ करता है? क्या दोनों को सेम पर्सन रिलीज़ करते हैं? नहीं। तो सीपीआई को रिलीज़ करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर जो एनएसओ आता है, ठीक है, वो रिलीज़ करता है सीपीआई को। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये रिलीज़ करते हैं डब्ल्यूपीआई को। समझ में आया? हाँ। चलो, ये दो भाई भाई हैं, इनको तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, और यही सबसे ज़्यादा हमने नाम सुना है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक तीसरा इंडेक्स भी नज़र आ रहा है। तो तीसरा इंडेक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में क्या आता है, इसमें देखा जाता है कि एक बेस ईयर जो है, बेस ईयर के रेफरेंस में एक गिवन एरिया में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम किया गया, मतलब एक बेस ईयर देखा जैसे, और अभी ये करंट ईयर है, तो इसके मुताबिक इस साल में जो ये एक पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, उन्होंने जो भी आपका फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं, तो उन फूड प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस रहा है इस साल के मुताबिक, ये महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं, ये देखता है कौन? CFPI, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर सपोज करो, ये जो आपका 2000 बेस ईयर मान लेते हैं 2010, ठीक है, 2010 क्या है? बेस ईयर है, और आपका करंट ईयर है 2023, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है आलू थे आपके 5 रुपये पर केजी, ठीक है, 5 रुपये किलो मिलते थे आलू। 2023 में क्या हो गया है, आलू मिल रहे हैं 25 रुपये केजी, ठीक है, सपोज करो। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ आलू लिया है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इस साल में एक पर्टिकुलर जगह पर जो लोग रह रहे हैं, उनके जो आलू उन्होंने लिए हैं वो कितने महंगे हो गए हैं, ठीक है, 20 रुपये महंगे हो गए हैं, ठीक। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा CFPI के द्वारा। भाई इसको कौन रिलीज़ करता है? तो इसको भी NSO ही रिलीज़ करता है, और CPI को भी NSO ही रिलीज़ करता है, ठीक है। अब जो आपका CFPI है, ये 3 कैटेगरी में रिलीज़ होता है, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़े तो हमें एक चीज़ और नज़र आई। अब क्या है कि जो WPI है, ठीक है, और CPI है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों महंगाई को नापते हैं, ठीक है, और ये गुड्स की और सर्विसेज की ही महंगाई नाप रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंस आता है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं डिफरेंस कहाँ पर, पहले इसको डिफरेंस को देखो। ये रहा अपना डिफरेंस, ठीक है। CPI जो है, CPI अगर हम देखते हैं तो CPI हमें दिखाया जा रहा है ब्लू लाइन से, WPI रेड लाइन से, ठीक है। तो अगर हम देखें 2022 और 23 की, तो आपका CPI कितना है? CPI है 6.8, ठीक है, और WPI कहाँ जा रहा है? 11.5। जबकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? महंगाई को नाप रहे हैं, लेकिन CPI अलग आ रहा है और WPI अलग आ रहा है, और इसमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें क्यों डिफरेंस है मैम, ये तो बताओ, आखिर इनमें डिफरेंस क्यों है? जब दोनों ही महंगाई को मापते हैं तो फिर डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए, लेकिन डिफरेंस है। तो क्यों डिफरेंस है, इसके रीजन समझते हैं। पहली बात तो आपका जो रहता है, इनका डिफरेंस का रीज़न ये है कि पहली चीज़ ये है कि आपका जो CPI है वो हमने पहले ही देखा, ये क्या देखता है? रिटेल को देखता है, ठीक है, जो रिटेल प्राइसेस है। वहीं पर WPI होलसेल प्राइस को देखता है, ठीक है, होलसेल को। तो यहीं पर आपका डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आइटम्स हैं, आइटम्स जो लिए गए हैं, ठीक है, और जो वेट्स असाइन किए गए हैं वो अलग अलग हैं। WPI में जो आइटम्स इंक्लूडेड हैं वो CPI में नहीं हो सकते, CPI में जो है हो सकता है वो कुछ आइटम्स WPI में ना हो, ठीक है। जैसे कि आप बात करें तो WPI में सर्विसेज नहीं आती हैं, CPI में सर्विसेज आती हैं। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही हो गया, ठीक है। आपको याद रखना, WPI में सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं। तो अब जब इतनी सारी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसके जो निकल के आएगा आउटकम, उसमें भी तो डिफरेंस होंगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, महंगाई हो रही है तो होने दो, महंगाई हो रही है तो होने दो, हमें क्यों इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है कि महंगाई हो रही है? क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे?
ये हम देखते हैं कि महंगाई अगर हो रही है तो इसकी इतनी टेंशन क्यों ली जा रही है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो भाई टेंशन की बात है ये। टेंशन की बात इसलिए है क्योंकि इसके कई सारे नेगेटिव असर पड़ जाते हैं। क्या क्या? सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है ना, तो सेविंग्स कम हो जाती हैं। भाई अगर महंगाई है तो आपके पास में पैसा होगा ही नहीं, सेव कहाँ से करोगे? ठीक है, आप अभी सपोज करो कि 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है। अब 100 रुपये हैं तो अब क्या हो गया है, जब महंगाई नहीं थी तो आप क्या कर रहे थे, आप 50 रुपीज़ की चॉकलेट खा ले रहे थे और 50 रुपीज़ बचा ले रहे थे, वो सेविंग हो जा रही थी। अब क्या हुआ है, अब हो गई महंगाई। जब महंगाई हो गई तो 100 रुपये की तो चॉकलेट ही आ रही है, 100 रुपये की चॉकलेट आ रही है तो फिर बचा क्या, सेविंग में बचा क्या, ज़ीरो। ठीक है, पूरे की तो चॉकलेट तो खानी ज़रूरी है भाई, चॉकलेट तो खाओगे ही खाओगे। तो 100 रुपये की चॉकलेट खा ली, बस बात ख़त्म हो गई वहीं पर, सेव करने का तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही अभी तो हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो यही होता है कि पहले हमारे पास में पैसा बच जा रहा था, ठीक है, कमोडिटी जो थी वो सस्ती थी, तो हम क्या कर रहे थे, उसमें से कुछ पैसा सेव कर ले रहे थे। लेकिन अब हमारे पास पैसा बच ही नहीं रहा है, सारा हमारा खर्चा ही पूरा हो पा रहा है, तो फिर हम कहाँ से सेविंग करेंगे? तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, सेविंग जो है वो नहीं हो पाती। सेकंड थिंग क्या है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, अब देखा आप एक एक बात सुनते होंगे कि महंगाई में क्या हो रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, रिच और रिच होता जा रहा है, पुअर और भी पुअर होता जा रहा है। ये सुनते हैं लाइन, ठीक है। इवन आप कहते भी होंगे कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब तो और भी गरीब होता जा रहा है। किसकी वजह से होता है भाई? महंगाई की वजह से। अच्छा जी, अब जो है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। इन्फ्लेशन से आपकी सेविंग भी कम हो गई तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी, है ना। ग्रोथ कहाँ से होगी फिर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी बोरोवर्स हैं, उनके लिए बहुत रिस्क बढ़ जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो भी खतरे में आ सकती है। अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा महंगाई रहेगी तो क्या होगा कि जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, वो भी पैसा निकाल कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इन्फ्लेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अब महंगाई के बारे में। तो इतनी पूरी कथा पढ़ ही ली है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हमें जब ऑफिसर हम बन जाएंगे, क्यों बन रहे हैं हम? कि हम भाई कुछ अच्छा काम करेंगे, जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, है ना। इसके लिए तो बन रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम कुछ सोल्यूशंस लेकर आएंगे, इसीलिए तो बन रहे हो ना। तो अब जब प्रॉब्लम के बारे में पढ़ दिया, हाँ इन्फ्लेशन है भाई, महंगाई है, इसकी हमने देखा क्या डिफरेंस रहता है, कैसे मापते हैं, हमने देखा कि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या क्या निगेटिविटी होती है, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है तो रोको भी तो, कैसे रोकेंगे, वो बात यहाँ पर है। क्या है? सेकेंड टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है भाई, न्यूज़ में क्यों है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, उसके बाद में हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ ही हम समझ लेंगे कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आगे चलकर जब हम बन जाएंगे ऑफिसर तो हमें ये इन्फ्लेशन को भी तो रोकना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में चले जाएँ, तब तो आपको ज़रूरत हो जाएगी कि आपको रोकना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन को, है ना। तो अभी से सीख लेते हैं कैसे रोकेंगे, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं आखिर भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये न्यूज़ में क्यों है, भाई क्यों चर्चा हो रहा है इसका। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, सीपीआई के बारे में अभी हमने देखा था, तो कहा गया कि सीपीआई जो है 3 कंटिन्यूस क्वार्टर में 6% से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई शॉक्स रहे, पेंडेमिक आ गया था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए थे, और यूक्रेन में वॉर हो गया था, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। तो क्या हुआ, इन सब रीज़न की वजह से क्या हुआ है कि जो सीपीआई का आपका इन्फ्लेशन टारगेट जो है, अभी हम देखेंगे कितना रहना चाहिए, जितना रहना चाहिए कि 6% रहना चाहिए, 6% से भी ज़्यादा हो गया। 3 क्वार्टर हो चुके थे और सीपीआई 6% से भी अबव चल रहा था, ये न्यूज़ में इसीलिए आ गया। अच्छा, ये तो बात हो गई कि न्यूज़ में क्यों है, लेकिन अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, तो प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है
ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है तो आपको प्राइस स्टेबिलिटी बनाकर रखनी पड़ेगी। ये तो ज़रूरी है भाई। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है और आप प्राइस स्टेबिलिटी है नहीं, कभी आप साबुन लेने गए एक, वो मिला 5 रुपये का, अगले दिन गए तो वो 20 रुपये का मिला है, तीसरे दिन गए तो वो 2 रुपये का मिला, फिर हम लेने गए तो 50 रुपये का हो गया, फिर लेने गए तो 5,000 रुपये का मिल रहा है। तो मतलब क्या प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। हो सकता है वही लड़ाई दंगे भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब मान लो आप साबुन लेने गए, हाँ लेने गए, एक दिन आपको 5 रुपये का मिला, ठीक है, अगले दिन आपको 2 रुपये का मिला, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन तीसरे दिन गए तो वो 5,000 रुपये का मिला। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे दंगा करना शुरू कर देंगे ना कि कल तो मैं 2 रुपये का लेकर गया, आज आप 5,000 रुपये मांग रहे हो। तो क्या होगा, इस तरीके से लड़ाई दंगा भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो बहुत जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एक फ्रेमवर्क लाया गया कि भैया हमें क्या करना है, प्राइसेस को स्टेबल रखना है। इसके लिए क्या करा गया, एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल बैंक जो है हमारी आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, एक इन्फ्लेशन रेट को एक गोल की तरह से स्पेसिफाई कर देती है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाती है कि जो इन्फ्लेशन का रेट हमने स्पेसिफाई किया है उस रेट को हम अचीव कर सकें। कैसे, अब सपोज करो कि आरबीआई ने कहती है कि इस साल हमें 4% से ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ने देनी है, ठीक है, तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे ऐसे प्रोविजन लेकर आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे लेकर आएगी, कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, कुछ कम करेगी कि क्या हो जाए कि महंगाई 4% से ज़्यादा हो ही ना, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाए। कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। यहाँ पड़ोस में हमें एक डब्बा दे रखा है, उन्होंने बोला है कि इस टर्म को जान लो। जब उन्होंने बोला तो हम चलो जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सीपीआई को। सीपीआई क्या है, ये तो अभी हम पढ़कर आए हैं, तो इनसे बोल दो कि हम ये पहले जान चुके हैं, ठीक है। सीपीआई को भी हमने पढ़ा था ना ऊपर। ओके, अच्छा जी। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो हमने समझ लिया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि हमको क्या करना है कि अपनी जो कुछ टारगेट को सेट करना है कि इतनी महंगाई हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसको अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी उस तरीके से बनानी है। ये तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गई। इंडिया में कैसे होती है भाई, इंडिया में कैसा फ्रेमवर्क है, ये समझने की बात है। क्योंकि भाई इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की सरकार जो है उसी में हमको जाना है, तो हमें इतना तो समझना चाहिए ना, इंडिया का ही सिस्टम है, उसमें ही हमको जाना, उसका ही पार्ट बनना है। तो इंडिया में कैसी आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे, ये समझो। तो उर्जित पटेल कमेटी एक बनी थी, आपको याद रखना है कि उर्जित पटेल कमेटी जो है वो एसोसिएटेड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी 2014 में। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने कहा इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए। और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर लिया 2015 में। क्या हुआ था कि उर्जित पटेल कमेटी बनी हुई थी, उसने 2014 में अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी। उन रिकमेंडेशन को मानते हुए हमारी जो सरकार है और आरबीआई है, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर लिया। इतना तो समझ में आया, आगे समझो। आगे क्या है कि आरबीआई एक्ट जो है 1934, उसको भी अमेंड किया गया 2016 में। क्या हुआ 2016 में, ऐसा क्या हो गया भाई, ये समझते हैं कि जिसकी वजह से हमें आरबीआई एक्ट को भी अमेंड करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि ये हमने इसलिए अमेंड किया जिससे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ध्यान में रखेगी। इसके लिए क्या किया गया, जो आपका आरबीआई एक्ट है 2016 में किया गया अमेंड, ठीक है। कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया था, तो 45ZA को अमेंड किया गया था। दूसरी चीज़ क्या हुई, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क जो है उसको लाने की बात हुई, और वो फ्रेमवर्क क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने के लिए भी आरबीआई एक्ट को हमने किया था अमेंड, ठीक है। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बनाने की बात की गई थी और ये बन भी गई, ठीक है, तो ये बन गई, तो आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आखिर क्या है, इसमें कितने लोग होते हैं, कितनी बार मिलती है, कौन इसके हेड होते हैं, ये सब समझ लेते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, याद रखना।
ना ही 5 होते हैं, ना ही 10 होते हैं, ना ही 11 होते हैं, ना ही 15 होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो कमेटी है क्यों बनाई? कि आओ भाई 6 लोग हैं, हम लोग मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे या फिर लूडो खेल लेंगे? नहीं नहीं नहीं, लूडो नहीं खेल पाएंगे भाई, 4 ही लोग चाहिए होंगे, फिर 2 लोग क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं। ये सब करने के लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी क्या? नहीं। इतना बड़ा हमने आरबीआई एक्ट को अमेंड कर दिया जस्ट बिकॉज हमको अंताक्षरी खेलनी थी? नहीं जी। तो ये करती क्या है ये समझो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमने बनाई है, ये हमने इसलिए बनाई है जिससे कि पॉलिसी रेट जो है उसको सेट किया जाए। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रेपो रेट में जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक, वो आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं या फिर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है, तो ये कौन सा रेट है, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें 6 लोग होते हैं। ये इसलिए बनाई गई है जिससे कि रेपो रेट को सेट कर ले। रेपो रेट को सेट इस तरीके से करना है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है इसको हम अचीव कर सकें, लेकिन इस तरीके से नहीं करना कि भैया ग्रोथ ही नहीं हो रही कंट्री की, कि महंगाई नहीं बढ़ रही है लेकिन अब ग्रोथ भी नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना है, हमें ग्रोथ भी करनी है, ठीक है। अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी हमें फोकस रखना है। ग्रोथ करनी है लेकिन इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देनी। एक टारगेट जो आपके इन्फ्लेशन, जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है, बस वहीं तक जाना है, ठीक है। ये इनको काम दिया गया। अच्छा जी, अब जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये कब कब सेट किया जाता है? जब इन लोगों को कोई रात में सोए और उसमें सपना आ गया कि भाई इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कर लो, तभी सेट करते हैं क्या? नहीं जी, इनका एक टाइम फ्रेमवर्क है। क्या? जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये कौन सेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ में बातचीत करती है और फिर करती है इन्फ्लेशन टारगेट को सेट। लेकिन कब? है ना, सपने में आया और उसके बाद हमने टारगेट सेट किया, ऐसा नहीं होता। ये करती है हर 5 साल में टारगेट को सेट, इतना याद रखना है, ठीक है। हर साल नहीं करती है, ये क्वार्टरली भी नहीं करती है। ये कब करती है? ये सेट करती है टारगेट्स को 5 सालों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन के टारगेट है उसको सेट किया जाता है। अच्छा जी, टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि अभी हमारी कंट्री में कौन कौन से टारगेट सेट हैं, ठीक है। तो अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का इन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि 4% जो है इन्फ्लेशन हमें रखना है, 4% तक इन्फ्लेशन रखना है। अच्छा ठीक है, 2% बढ़ा भी सकते हो मतलब, और 2% कम भी हो सकती है, ये इन्होंने बताया है। इन्होंने अगर हम बात सिंपली करें तो इन्होंने क्या बताया है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। समझ में आया? 4% होनी चाहिए, 2% ज़्यादा भी हो सकती है, 2% कम भी हो सकती है। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। अगर इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई जो है, टॉलरेंस जो अपर टॉलरेंस है इससे ज़्यादा हो जाए या जो लोअर टॉलरेंस है इससे कम हो जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यही हुआ है, अभी न्यूज़ में यही था कि 3 क्वार्टर हो गए हैं और हमारी जो इन्फ्लेशन है सीपीआई है वो 6% से अबव हो गई है, ठीक है। इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया था। इन्होंने क्या बोला है कि अगर कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन 6% से अबव हो जाती है, इन्फ्लेशन क्या है 6% से अबव हो जाती है या 2% से कम हो जाती है लगातार 3 क्वार्टर तक, तब क्या है कि आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट में क्या करेंगे? रिपोर्ट में क्या करना है, इनको बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट था उसको ये क्यों अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये फेल हो गए हैं, ठीक है। कभी अगर आप फेल हुए हो तो आपको पता होगा ना, वैसे नहीं हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो पता है ना, बच्चा अगर फेल हो जाता है तो क्या होता है, क्लास लगती है, पहले तो स्कूल वाले सुनाते हैं, फिर घर पे क्लास लगती है, क्यों फेल हो गए, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या दिक्कत थी, तुम फेल कैसे हो गए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता था, क्या क्या दिक्कत थी, हाँ मुझे रीज़न दो। रीज़न पूछा जाता है ना कि क्यों फेल हो गए। तो ऐसे ही अगर आरबीआई फेल हो जाता है अपने टारगेट को अचीव करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके दद्दा बन के बैठ जाते हैं और पूछते भाई बताओ क्यों तुम जो है इन्फ्लेशन को अचीव नहीं कर पाए, बताओ ज़रा क्या तुम्हारे पास में क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो ये जो है उसको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, रीजन बताने पड़ेंगे।
फिर ऐसे ही बच्चा कोई फेल हो जाता है तो जब उससे पूछ लिया जाता है कि क्या दिक्कत है, फिर उससे ही पूछा जाता है अच्छा तुम ही बता दो कैसे पढ़ोगे, हैं कैसे पढ़ोगे, कैसे तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम हमें ये बता दो। अच्छा कोचिंग पढ़ोगे क्या, हैं ये बताओ। अच्छा तुम घर के काम करवाए जाते तुमसे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से बात की जाती है नहीं। तो ऐसे ही जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से ही पूछ लेती है ऐसा करो तुम ही बता दो आरबीआई कि ये जो महंगाई है जो तुम अचीव नहीं कर पाए अपना टारगेट, तो अब कैसे कर पाओगे, क्या क्या रेमेडी कर पाओगे बताओ ज़रा। तो आरबीआई को ये भी बताना पड़ता है कि हम ये टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाए लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आरबीआई बताएगा। किस टाइम के अंदर कर सकते हो ये भी बताना पड़ता है, ठीक है, कि कब तक कर सकते हो। जैसे पूछा जाता है ना, ये बताओ कब तक पास हो पाओगे, हैं जे क्लास है ये कब तक तुम यहाँ से निकल पाओगे, 2 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे इस क्लास को पास करने में, ऐसे बात की जाती। तो आरबीआई से ही पूछा जाता है कितने टाइम लगेगा इस महंगाई को कंट्रोल करने में, बताओ ज़रा कब तक ये जो टारगेट है इसको अचीव कर पाओगे। 3 चीज़ें समझ में आएंगी, याद रहेंगी 3 चीज़ें क्या क्या पूछी जाती हैं टारगेट की रिपोर्ट में आरबीआई से। चलो ठीक है आगे। अलग अलग तरीके की पॉलिसी स्टांसेस होते हैं, जब मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो किस तरीके की बनेगी, तो इसमें आपके कुछ अलग अलग तरीके के स्टांसेस होते हैं, इनको हम समझते हैं। पहला है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस में क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ा देनी है, ठीक है, क्या है कि मनी सप्लाई को हम बढ़ा देंगे, जितना जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले जाओ, ऐसी जो पॉलिसी बनती है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टांस। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी आरबीआई है वो क्या करती है, वो लोगों की जेब भरती है, लोगों की जेब में पैसा डालती है कि भैया लोन बहुत सस्ता कर दिया। अब लोन सस्ता है तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार लोन सस्ता मिल रहा है चलो ले ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जो मनी सप्लाई है ना उसको बढ़ाया जाता है। न्यूट्रल स्टांस में क्या है कि हो सकता है कि कट जो रेट है वो कट कर दिए जाएं या फिर रेट बढ़ा दिए जाएं। यहाँ पर क्या न्यूट्रल है, जैसा काम होता होगा जो तरीके की देखा जाएगा कि आपको इन्फ्लेशन ग्रोथ दोनों को इक्वल रखना है, तो अब इन्फ्लेशन और ग्रोथ को इक्वल रखने के लिए क्या ज़रूरत है कि हमें जो आपके इन्फ्लेशन की जो आपकी इंटरेस्ट रेट है इसको बढ़ाना है कि कम करना है, ये आरबीआई खुद देख लेगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फिर है हॉकिस स्टांस। हॉकिस स्टांस में क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है ना इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है, लोगों के पास में पैसा नहीं रहना चाहिए, पैसा होगा तो बहुत खर्चा कर देंगे और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए जो उनकी जेब में पैसा का कमी करी जाती है, ये होता है हॉकिस स्टांस। और सेलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होता है, ये भी आपका हॉकिस स्टांस की तरीके से ही है। यहाँ पर क्या होता है रेट बढ़ाए जाते हैं लेकिन हर पॉलिसी मीटिंग में बढ़ाया जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, समझ में आया। ओके, तो अब महंगाई महंगाई तो बहुत कर ली है भाई, अब आगे कुछ देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स। अच्छा जी, ये क्या है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे सेंटर बने हुए हैं जो कि प्राइस को मॉनिटर करते हैं कि ज़्यादा कहीं किसी भी कमोडिटी का बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं लगा दिया है, बहुत कम तो नहीं लगा दिया, ऐसा करते हैं क्या। चलो आखिर देख ही लेते हैं ये है क्या, लेकिन उससे पहले ही इनके बारे में हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आ गए। तो न्यूज़ में इसलिए आ गए हैं क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने कुछ सजेशन दिया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स होने चाहिए क्रिटिकल गुड्स के हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई हमारी इंडिया है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़रूरी होता है कि जो क्रिटिकल गुड्स है ना इनके लिए प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स होने चाहिए, ये एक सजेशन दिया गया है। किसने दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये सजेशन दिया है। न्यूज़ की और बात करें तो सेंटर जो है उसकी इच्छा ये है कि कम से कम 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स को हमें लगाना है। कहाँ पर, कब तक, 31 मार्च 2023 तक। भैया आने ही वाली है, इतनी जल्दी कैसे होगा लेकिन पता नहीं, पर हाँ होगा, ये ऐसी इनकी इच्छा है। अब देखते हैं इनकी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन इच्छा तो इनकी ये है, इनकी इंटेंशन ये है कि अभी क्या करना है, 31 मार्च 2023, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है, 750 मॉनिटरिंग सेंटर्स को लगाना है। किसको मॉनिटर करेंगे, प्राइस को, ठीक है। अभी स्टेटस क्या है भाई, तो स्टेटस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 50% फंड करेगी और 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। देखो अब अगर इनको सेंटर बनाने हैं प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर,
तो फ्री में थोड़ा ना बन जाएंगे कि भाई उन्होंने कह दिया आप सेंटर बन जाओ तो बन जाएंगे। कोई जादू तो इनके पास में है नहीं, इसमें लगेगा पैसा। तो पैसा कौन कितना देगा? तो आधा आधा जो है वो बांटा जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। अभी सेटअप क्या है प्राइस मॉनिटरिंग की, अभी कैसे प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। तो अभी क्या है कि प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न जो है, जो कि डिपार्टमेंट में है किसके? कंज्यूमर अफेयर्स के। कंज्यूमर अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है, उसमें है प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न। वो क्या करते हैं? वो मॉनिटर करते हैं कुछ सिलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस को। कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनके प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। जो कंज्यूमर अफेयर्स जो हैं उनकी प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? तो ये मॉनिटर करते हैं रिटेल और होलसेल प्राइस को, स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस को, कुछ सिलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज़ का डेली बेसिस पर। ठीक है, स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है हर एक स्टेट की, वो रिपोर्ट करते हैं PMS ऐप पर डेली 22 एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स की प्राइस को। ठीक है, 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ जो हैं ये कैसे मॉनिटर की जाती हैं? तो जो आपकी जो पूरी कंट्री है, हमारी जो कंट्री है उसमें 340 मार्केट्स जो हैं, वहाँ पर कौन सा प्राइस चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है पर्टिकुलर गुड का, सर्विसेज का, उसको एनालाइज करते हुए 22 एसेंशियल फूड एंड कमोडिटीज़ का PMS ऐप पर डेली प्राइस को अपडेट किया जाता है। क्रॉस चेक करने के लिए कि जो प्राइसेस है उसके वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, इसके लिए सेंटर्स जो हैं वो सेंटर स्टेट से सर्विस ऑफ FCI एंड नाफेड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो स्कीम लेकर आई गई है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिससे कि जो प्राइस डेटा रिपोर्टिंग है, मॉनिटरिंग है, एनालिसिस है एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ का, वो जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लेकर आई गई है पल्सेस के लिए और कुछ वेजिटेबल्स के लिए। फिर है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये बनाया गया है जिससे कि अगर महंगाई होती है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख रहा है कुछ एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ का, तो उसको हम टैकल कर सकें। अब बात हो रही है कि हम ये सेंटर बनाएंगे, कि प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर बनाएंगे, लेकिन ये सेंटर क्यों बनाएंगे भाई? इतना खर्चा होगा और इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए, क्योंकि भैया हम तो इंसान हैं और इंसानों को फ़ायदे की बात ही समझ आती है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली बात कि महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। ई दाखिल पोर्टल का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि अगर कंज्यूमर हैं उनको कोई भी कंप्लेन होती है तो वो यहाँ पर कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं और PMC जो है वो एक्शन को बहुत जल्दी जल्दी ले सकती है उसके अगेंस्ट में। फिर मार्केट इंटरवेंशन होगा, जिससे कि रिटेल प्राइस का रिव्यू हो सके रेगुलरली। तो ये रहा हमारा टॉपिक किसका? प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। आखिर ये SDF क्या है, इसको देखते हैं। तो भैया इसको देखने से पहले तो ये समझ लो कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसीलिए है कि इसकी पहली बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू जो है 2023 की, वो हुई किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पहली बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू हुई है, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को। ये क्या है? तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी काम करेगी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के फ्लोर की तरीके से। ठीक है, मतलब क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को हम करेंगे किसके ज़रिए? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के ज़रिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, समझ में तो आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या। न्यूज़ में है ये तो समझ में आया। चलो, तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। तो ये एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर डिपॉजिट जो है, लिक्विडिटी है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, सपोज करो आपने इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा है,
उसमें क्या होता है, उसमें आपको इतना पता है ना कि लोगों के पास में, अगर देखो बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा पैसा लोगों को देगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा ज़्यादा खर्च करेंगे, कोई चीज़ महंगी है तो उसको भी खरीद लेंगे, कोई चीज़ अगर एक चीज़ मिली है, एक चीज़ बची है, 10 लोग खरीदने को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी। ऐसे तो ऐसा ही पढ़ा है ना आपने, ये होता है इन्फ्लेशन। अब हमें करना है, इन्फ्लेशन को रोकना है तो क्या करेंगे, जो लोगों के पास में ज़्यादा पैसा था इसीलिए वो ज़्यादा महंगी चीज़ को खरीद पा रहे थे, तो एक काम करो ना, लोगों के पास में पैसा ही इतना मत रहने दो। जब पैसा होगा नहीं तो चाहे कितनी महंगी चीज़ हो जाए, जब पैसा ही नहीं तो आप खरीद भी नहीं पाओगे। यही करा जाता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो अब लोगों के पास में पैसा कब नहीं होगा, जब बैंक के पास में ही पैसा नहीं होगा। बैंक के पास में पैसा नहीं है तो लोगों को कहाँ से देगी, लोगों को देगी नहीं बैंक पैसा, तो फिर लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, फिर तो उन्हें चाहे कितना भी मन हो वो महंगी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि आखिर बैंक के पास में जो पैसा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसको हम कम कैसे कर देंगे। बैंक से ये तो नहीं कहेंगे ना कि बैंक तुम्हारे पास में बहुत पैसा है, ला थोड़ा हमें दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए कई सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक टूल जो है वो है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी कोलेटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसके बदले में हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें कोई कोलेटरल दो, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, नहीं मांग रहे हैं, हम बस उससे डिपॉजिट ले ले रहे हैं, ठीक है। किससे ले रहे हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से, उनसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा डिपॉजिट हमें दे दो। अब वो डिपॉजिट कर देंगी तो उनके पास में पैसा रहेगा ही नहीं, ठीक है। पहली बार उर्जित पटेल कमेटी ने ही 2014 में इसको भी रिकमेंड किया था। 2018 में सेक्शन 17 जो है आरबीआई एक्ट का, उसको अमेंड किया गया, जिससे कि आरबीआई को एक पावर दी जा सके कि वो एसडीएफ को इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। फिर एसडीएफ रिप्लेस किसको करेगा, फिक्स रेट रिवर्स रेपो को, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए कि जो डिपॉजिट्स हैं एसडीएफ के अंडर, वो जो डिपॉजिट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे कैश रिजर्व रेशियो के लिए, जो कि ज़रूरी है बनाना, कि आपको कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बनाना ज़रूरी है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमने एसडीएफ जो है वो तो करे ही है, तो एसडीएफ करे हैं तो हम जो है कैश रिजर्व नहीं बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कैश रिजर्व रेशियो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जो एसएलआर है ना उसकी जगह पे आप जो है एसडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि मैम एसडीएफ की ज़रूरत क्यों थी भाई, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ पढ़ के यहाँ पागल हुए जा रहे हैं, एक और आपने कह दिया कि इसको पढ़ो क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हो गया है, तो आप इसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चलो पढ़ भी लेंगे, लेकिन आखिर ये तो बात बताओ कि ये क्यों ज़रूरत थी इसकी। तो ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि जो आपका कोविड-19 में बहुत सारी सरप्लस लिक्विडिटी हो गई थी, इसको मैनेज करने के लिए ये जो स्टेप है वो लिया गया है। अच्छा, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लिक्विडिटी को मैनेज करने में यूज़ होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो हैं, ये कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं एसडीएफ की जगह पर। अब जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं, इनके डिफरेंसेस को हम देखते हैं, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसकी मीनिंग की बात करें तो ये वो रेट है जहाँ पर आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसा पे करता है, ठीक है, जिससे कि जो उनका एक्सेस फंड है वो आरबीआई के पास रहता है। मतलब क्या कि अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कि आरबीआई कौन सा पैसा है, आरबीआई के पास में पैसा कब दिया जाता है और कब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा आता है ना, ये से ऐसे क्वेश्चन पूछा था। चलो अब यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई पैसा लेता है किससे, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से जब उसने पैसा लिया है तो बदले में उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो वो इंटरेस्ट देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। कोलैटरल चाहिए होता है तो हाँ, आरबीआई से बैंक को कुछ कोलैटरल देना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन क्या है भैया, इन्फ्लेशन को रोकना है। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो हमने अभी ही पढ़ा है। रेपो रेट में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, आरबीआई पैसा देता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को, यहाँ पर कोलैटरल देना पड़ता है, बैंक जो है कोलैटरल देते हैं आरबीआई को। ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक टूल है, ठीक है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम MSFD बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि ओवरनाइट फंड चाहिए, मान लो कोई आपकी बैंक है, उसको एक रात के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए है, ठीक है। जैसे आप सपोज़ करो कि एक बार ऐसा हो गया बैंक के पास में
कि लेने वाले पैसा जो है आपके, जो भी उनके पास में सेविंग थी वहाँ से पैसा निकालने वाले ज़्यादा आ गए, जमा कम किया है, तो बैंक क्या करेगी, उधार लेगी, ठीक है, कि हम जो है आज आज के लिए पैसा दे दो, कल हम पे कर देंगे। तो वो होता है एमएसएफ के जरिए वो करती है, कोलेटरल यहाँ पे देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, ठीक है। हाँ, रिलेटेड टर्म्स की बात करें, रिलेटेड न्यूज़, अब भैया इसकी सही संबंधी एक न्यूज़ और आ गई है तो इसको भी देख लेते हैं, रिश्तेदार है इसकी। तो इसमें है RRA 2.0। ये RRA 2.0 क्या है, RRR तो मैम सुना है, हाँ भैया एक मूवी आई थी, लेकिन ये RRA क्या है ये बता दो जरा, चलो देख लेते हैं क्या है। तो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है, ये 2021 में आरबीआई ने सेट की है, जिससे और इसने क्या किया, अपनी जो पहला सेट ऑफ रिकमेंडेशन है इसकी रिपोर्ट इसने सबमिट कर दी है। अगर RRA 1.0 की बात करें तो 1999 में सेट हुई थी, जिससे कि आरबीआई के जो प्रोसीजर्स हैं और जो आपके रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं इनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब RRA 2.0 की बात करें तो ये क्या करेगी, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं इस पर जो कॉम्प्लाइंस बर्डन है कि आपको ये मेंटेन करना है, वो मेंटेन करना है, इतना पैसा यहाँ रखो, इतना पैसा वहाँ रखो, इस तरीके के जो भी आपकी कॉम्प्लाइंसेस बर्डन है इसको कम करने के लिए बनाया गया है। ये रेगुलेटेड एंटिटी है आरबीआई के अंडर, ठीक है। और ये आरबीआई किस किस एक्ट के अंडर इनको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर। चलो, वो इतने सारे टॉपिक तो हमने पढ़ लिए, फोर्थ टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है कि बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ की कंसेप्ट्स हैं और वो ये न्यूज़ में रहे हैं तो इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब ज़रूरी है तो भाई पढ़ेंगे तो हैं ही, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। चलो पढ़ ही लेते हैं फिर। पहला है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, CCCB। क्या है ये, चलो अब ये देखो। तो बेसल थर्ड जो है, बेसल 3 के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सेंट्रल बैंक ने स्पेसिफाई किया है कि कुछ कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स जो हैं ये बैंक्स को मानने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक्स के लिए कुछ कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को सेंट्रल बैंक ने स्पेसिफाई किया है और उसने भैया ये क्यों किया है, क्योंकि इसको बेसल थर्ड नॉर्म्स को फॉलो करना था। अब ये जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है ये इन्हीं नॉर्म्स में से एक है, इन्हीं नॉर्म्स का एक हिस्सा है। इसको कैलकुलेट किया जाता है कि बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड लोन बुक है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इंडिया में बात करें तो ये जो आपका फ्रेमवर्क है ये नया नहीं है, अभी नहीं आया है, ये 2015 से ही लागू हो चुका था। इसकी एम ये है कि अच्छे टाइम में ही हम कैपिटल का बफर बना लें, जिससे कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट टाइम होगा तो उसमें हम इस बफर का यूज़ कर सकें और जो बैंक हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से लैंडिंग ना करें, ये भी यही इंश्योर करता है, ठीक है। अब है बैंक का एश्योरेंस। बैंक का एश्योरेंस क्या है, तो बैंक का एश्योरेंस एक अरेंजमेंट है जहाँ पर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, ये इसमें क्या होता है कि एक अरेंजमेंट किसके बीच में है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये एक अरेंजमेंट है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बैंक के क्लाइंट बेस के तौर पर बेचती है। मतलब क्या, बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प करता है और इंश्योरेंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक अपने क्लाइंट्स को बेचता है, ठीक है, जिससे कि बैंक को कुछ रेवेन्यू मिल जाता है और जो इंश्योरेंस कंपनी है इनको और नए नए कस्टमर मिल जाते हैं, दोनों का ही हेल्प हो जाती है। अच्छा, अब आप बताओ, आपने इन्वायरमेंट की तो PT 365 कंप्लीट कर ही ली है, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, सिम्बायोटिक बन रहा है क्या? आप ये बताओ कि कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, सिम्बायोटिक है कि पैरासाइटिज्म है, ठीक है, बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे से और दोनों एक रिलेशनशिप में है। एक क्या कर रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है इन्होंने कि यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनी को क्लाइंट मिल जा रहे हैं और बैंक जो है उसको रेवेन्यू मिल जा रहा है। तो किस तरीके का ये रिलेशनशिप है आप ये बताओ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है, ये वो रेशियो है जो कि हमें बताता है कि कितना जो है मनी है वो बैंक्स को रेस करना, बैंक्स ने रेस किया है डिपॉजिट्स के ज़रिए और कितना उन्होंने लोन दिया है,
ठीक है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है, वो ये बताता है कि बैंक के पास में कितना डिपॉजिट आया है और उन्होंने कितना लोन दिया है। ठीक है, अगर लो ये रेशियो होता है तो इसका मतलब है कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ पुअर है, और हाई है मतलब उनकी जो क्रेडिट है उसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ कौन सा अच्छा है रेशियो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है ये कब इम्पोज किया जाता है बैंक पर, जब बैंक जो है कुछ रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स होते हैं उसको अगर वो ब्रीच कर देता है, जैसे कि रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है, नेट एनपीए है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, इनको अगर वो ब्रीच करता है बैंक तो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लागू हो जाता है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम हो सकते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंस और प्रॉफिट जो है उस पर बैन लग जाता है। ब्रांच एक्सपेंशन बैंक नहीं कर सकती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे ओवरसीज़ हो, कहीं पर भी ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट है लोन वेव ऑफ। यहाँ पर क्या है, लोन वेव ऑफ मतलब क्या है कि जो भी लोन अकाउंट है उसका कंप्लीटली हम उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लोन वेव ऑफ। इसी के जैसा ही एक और वर्ड है लोन राइट ऑफ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्टेड लोन है जिसको हम एनपीए बोलते हैं, कल वाली जो पार्ट था उसमें हमने एनपीए को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो एनपीए होते हैं ना, इनको असेट साइड से हम कैंसिल कर देते हैं, इनको मूव कर देते हैं लॉस के तरीके से कि हाँ अभी हमारा लॉस हो गया है। तो असेट, अभी तक हम एनपीए को एसेट दिखा रहे थे, अब हम इसको लॉस दिखा रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं लोन राइट ऑफ। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है MCLR। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये आरबीआई ने 2016 में बनाया है। ठीक है, ये क्या है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि एक बैंक या फिर लैंडर ऑफर कर सकता है। ठीक है, किसको ऑफर करेगा भाई, जो लोन लेगा उसको, अपने कस्टमर को ये ऑफर करेगा। ठीक है, ये क्या है, एक इंटरनल बेंचमार्क है, रेफरेंस रेट कह सकते हैं बैंक के लिए। 4 कंपोनेंट के बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम। ठीक है, इससे होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी आती है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और देखते हैं, और है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, आरबीआई जो है रिलीज़ करती है। इसमें क्या है कि रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाया जाता है, और दिखाया जाता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कितना ज़्यादा रिजिलियंट है इसके लिए। ठीक है, अभी जो ये रिपोर्ट आई है इसने बताया है कि बैंकिंग सिस्टम की एबिलिटी इम्प्रूव हुई है। बैंकिंग सिस्टम में छोटे मोटे अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसको, कोई भी शॉक आता है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, हमारा जो करार है, जो हमने कल देखा था करार क्या होता है, तो करार जो है वो अच्छा हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। एनपीए कम हुए हैं, यही तो कल न्यूज़ थी जो हमने पढ़ी थी, है ना। फिर इम्प्रूव प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी हमारा अच्छा हो गया है। फिर है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसमें क्या है, 3 ओम्बड्समैन स्कीम थी आरबीआई के, उसको मर्ज कर दिया गया है। वो कौन कौन सी स्कीम थी जिसको मर्ज किया गया है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018, और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ये क्या है, ये इन सबको मिलाकर एक स्कीम बना दी गई है, जिससे कि जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको सिंगल विंडो मिल जाए। उनके रिजोल्यूशन के लिए हम एक ही जगह से रिजॉल्व उसको करा सकते हैं। 30 दिनों के अंदर हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवांस है, उसका रिड्रेसल 30 दिनों के अंदर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो है दक्ष। दक्ष क्या है, ये वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, जो कि मॉनिटर करेगा कि जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है ना वो और फोकस मैनर में हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कंप्लायंस कल्चर है इसको इम्प्रूव किया जाएगा सुपरवाइज एंटिटीज़ में, जैसे बैंक है, एनबीएफसी से। वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इनेबल करेगी सीमलेस कम्युनिकेशन को, इंस्पेक्शन प्लानिंग होगी अच्छे से, और साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग जो है उसका भी एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था, कल के पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक को, लेकिन आज फिर से न्यूज़ में है तो आज फिर से देख ले रहे हैं, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को रजिस्टर किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसा। ठीक है, कंपनीज एक्ट में ये जो है इनको रजिस्टर किया जाता है, कैसे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे। ठीक है, इनको लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंतर्गत।
ठीक है। इनको अनाउंस किया गया था 2014-15 के जो बजट आया था उसमें अनाउंस किया गया था कि जो आरबीआई है उसने गाइडलाइंस दी थी नवंबर 2014 में। और जो है ये सब गाइडलाइंस जो दी गई हैं और जो अनाउंस किया गया है बजट में वो क्या है, किसको लेकर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी। इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं क्यों बना रहे हैं, है ना। इतनी सारी जो बैंक बनाई गई हैं ये क्या कम पड़ गई थी कि हमने और बैंक बना दी, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बनाकर बैठ गए हैं। क्यों भैया, इसकी क्या नीड थी? तो ये हमने इसलिए बनाई गई हैं कि जो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना ये और ज़्यादा बूस्ट अप हो सके, और ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग से जुड़ सके। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कि अनसर्व्ड हैं या फिर अंडर सर्व्ड हैं, ऐसे सेक्शंस जो हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ सकें। इनको इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी इनका, हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि कोई जो थी बैंक उसको 40% पूरा करना था, किसी को 75% करना था। अच्छा, हमने पढ़ा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितनी परसेंट करना है पीएसएल, 75%। कितना करना है, 75% जो है इनको अपना क्रेडिट ऐसे सेक्टर को देना पड़ेगा जो कि प्रायोरिटी सेक्टर हो। कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं वो हमने कल के ही पार्ट में पढ़ा था, उसके सारे नाम देखे थे कि कौन कौन से सेक्टर जो है पीएसएल में कवर होते हैं। अच्छा, ये भी रिक्वायरमेंट है कि इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, तो 200 करोड़ की इनको मिनिमम पेड अप कैपिटल मेंटेन करनी है। इनकी लिस्टिंग ज़रूरी है। ठीक है, अगर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी लिस्टिंग ज़रूरी है 3 सालों के अंदर। अगर इनकी जो नेटवर्थ है 3 सालों के अंदर 500 करोड़ हो जाती है तो इनकी लिस्टिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है। भाई चैलेंजेस ये कुछ फेस कर रहे हैं, ये भी देख लो। हम भी तो कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ना, तो ये भी कर रहे हैं। हर कोई कोई ना कोई चैलेंज को फेस करता है। ये कौन से चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इनके पास में। ठीक है, फिर लोन ग्रोथ इनकी बहुत ही कम हो गई, लोन नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में क्या है, तो 2021 में ये लाया गया है। ये एक जो है आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कि एनबीएफसी है, इस तरीके की ही ये एंटिटी है जो कि हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को सिक्योरली और डिजिटली वो एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी पर्सन जो है वो सिक्योरली और डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। ठीक है, अब ये जो आपने अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम बना दिया, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस तो होगी। हाँ जी, सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी बैंक अकाउंट यूज़र हैं इनका सबका डैशबोर्ड एक ही जगह पर मिल जाएगा। दूसरी बात करें तो इनके जो मिसयूज़ है अकाउंट का, अकाउंट रिलेटेड जो डेटा है इसका जो है मिसयूज़ होता है वो चांसेस कम हो जाएंगे, और डेटा शेयरिंग को और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड बनाया जाएगा यूज़र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये क्या है, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को करंट ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये क्या है, ये हर साल नोटिफाई किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, जिससे कि जो प्राइसेस हैं इन्फ्लेशन रेट के इसको मैच किया जा सके। ठीक है, जो मैच द प्राइसेस टू इन्फ्लेशन रेट, जो प्राइसेस हैं इसको इन्फ्लेशन रेट से मैच किया जा सके, ये है। ठीक है, ये बेस्ड है सीपीआई पर। ठीक है, अभी हमने सीपीआई और ये सब कुछ तो पढ़ा ही है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ा है ना, एक फूड वाला भी पढ़ा था। ओके, ये क्यों लाया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर है इसको यूज़ कर सके अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं इसको कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो लिबोर है। ये क्या है, तो लिबोर एक ग्लोबल रेफरेंस रेट है जो कि अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज़ होता है इंटरबैंक मार्केट में। ये एक बेंचमार्क के लिए जैसा काम करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स के लिए, और करेंसी रेट स्वैप्स में ये यूज़ होता है। ये इसको एडमिनिस्टर करता है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। कंप्यूट कैसे किया जाता है भाई ये, तो ये लिबोर जो है इसको कंप्यूट किया जाता है 5 करेंसीज पे। कौन कौन सी करेंसीज हैं, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन एंड यूएस डॉलर।
इनके बेसिस पर ये जो है लिवोर इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये इंडिकेटर है कि फाइनेंशियल सिस्टम में हेल्थ कैसी है। भाई बुखार उखार तो नहीं आ गया फाइनेंशियल सिस्टम को, इसके लिए ज़रूरी है लिवोर को बनाना। ठीक है, इंडियन इक्विवेलेंट कौन है, तो हमारा है मीवोर। ये क्या है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने लिवोर बनाया तो हमने मीवोर बना लिया, दैट्स इट। ओके, आगे बात करें तो बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन की बात करते हैं। तो ये क्या है, तो यील्ड कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि बॉन्ड से यील्ड कितनी हो रही है, बॉन्ड से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना हम उससे कमा पा रहे हैं, वो होता है हमारा यील्ड। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो जितना लंबे समय तक कोई बॉन्ड में पैसा लगाता है उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर जो है कभी कभी ऐसा समय आता है जब बॉन्ड यील्ड जो है वो इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब कि इन्वेस्टर्स जो है वो ये सोचने लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ जो बहुत वीक रहेगी, उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा बहुत कम मिलेगा। उसके बाद में है यील्ड कर्व कंट्रोल। जापानीज़ यील्ड जो है वो डिक्लाइन हो गई, जापानीज़ येन जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से बैंक ऑफ जापान है वो स्ट्रक हो गई है पॉलिसी ऑफ यील्ड कर्व कंट्रोल में। अब यील्ड कर्व कंट्रोल की पॉलिसी में जो ये आपका बैंक ऑफ जापान है, ये स्ट्रक हो गया है। आखिर ये होती क्या है, ये कौन सा कर्व है, ये देखो। तो यील्ड कंट्रोल कर्व जो है इसको हम इंटरेस्ट रेट कैप्स भी बोलते हैं। इसकी एम होती है कि भाई जो कंट्रोल करना है इसको इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना है, साथ ही साथ में यील्ड कर्व को भी कंट्रोल करना है। ये होता है यील्ड कर्व कंट्रोल। इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को हम टारगेट करते हैं, सेंट्रल बैंक जो है वो टारगेट करती है ये। उसके बाद में बहुत सारे बॉन्ड्स जो है उसको बाय या फिर सेल करती है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ग्लोबल स्टैगफ्लेशन की। तो ग्लोबल स्टैगफ्लेशन क्या है, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है डोमेस्टिक ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल डिमांड अगर कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे और डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो जाएगी, इसको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी होगा और फिर से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। अब स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करें तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये तो पहले समझो। तो स्टैगफ्लेशन में क्या है कि ग्रोथ आपकी स्लो हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ गया है, ठीक है, और क्या हो गया है, आपका इन्फ्लेशन भी खूब ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा है। अब जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ रुपीज़ एंड नोट्स, जो आपके पैसा है, जो आपका नोट है, जो आपका सिक्का है, इसकी कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, इसके लिए कुछ प्रोविज़न है। तो अगर करेंसी नोट के डिज़ाइन में कोई भी चेंज करना होता है तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, अभी जो आरबीआई का एक्ट है 1934, ये आरबीआई को सोल राइट देता है बैंक नोट्स को इशू करने के लिए। लेकिन हम डिज़ाइन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का जो बोर्ड है वो दोनों लोग मिलकर करते हैं। कॉइनेज एक्ट 2011 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो सिक्के हैं वो मिंट कौन करेगा, तो सिक्के बनाता है कौन, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, इसको रिलीज़ किया है आरबीआई, हर साल 2016 से ये रिलीज़ करता आ रहा है। इसमें कंपेरेबल डेटा होता है अलग अलग स्टेट्स का एक ही जगह पर, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल या डेमोग्राफिक डेटा हो, सारा डेटा जो है अलग अलग स्टेट्स का एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टेट्स का डेटा चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस है वो बढ़ा दी हैं लार्ज बोरोअर्स के लिए भी, एनबीएफसी के लिए, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। कौन सी गाइडलाइंस, जो आपकी गाइडलाइंस है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की। ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है ये 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि यूज़ किया जाता है ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम में, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर लीगल एंटिटी को किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो, जो कि पार्टी हो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। इससे क्वालिटी और एक्यूरेसी जो है फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की वो इम्प्रूव होती है। फाइनली जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी उसको हमने कवर कर लिया है।